ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने अपार खनिज संपदा और वन संपदा दी है। जहाँ पर खनिज संपदा और वन संपदा होती है, निश्चित रूप से उसके अनाप शनाप दोहन की संभावनाएं भी रहती है। छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग। दरअसल छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई खनिज संपदा नहीं है जो ना हो। यहाँ के पायली खंड जो मैनपुर के पास है, वहाँ पर हीरे की उस तरह के किम्बरलाइट पाइप मिले हैं जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। और जब ये खनिज संपदा से भरा है तो निश्चित रूप से यहाँ के बहुत सारे लोगों की नज़र खनिज संपदा और वन संपदा पे होती है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ खाली हाथ आए थे, आज आदिवासी अंचल में जहाँ पे वन संपदा है, खनिज संपदा है, वो करोड़ों के मालिक हो गए। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, ये फंड को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत राजनीति है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार को, जो उन्होंने अपने प्रभारी मंत्रियों को उस जिले की डीएमएफ फंड की जो परिषद है उसका जो अध्यक्ष बना रखा था, उन्हें हटाना पड़ा और फिर से एक बार कलेक्टरों को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। जिला पंचायत के जो सीईओ हैं उनको इसका पदेन सचिव बनाया गया है। हर जिले में जहाँ पर भी खनिज संपदा है वहाँ पे डीएमएफ फंड जो है उसका जिम्मा अब कलेक्टरों के पास रहेगा। प्रभारी मंत्री तो अलग हो गए, सांसद जरूर उसमें सदस्य रहेंगे। आज ही 267 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है उन कामों के लिए जिससे कि खनिज क्षेत्र का विकास हो सके, जिसमें नए खनिज क्षेत्रों की खोज की जा सके। एक तरफ खनिज विकास निधि की बात हो रही है जिसका केवल 5% जो खनिज से मिलता है उसकी राशि खनिज विकास निधि के माध्यम से खर्च की जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि 5% राशि 267 करोड़ रुपए से अधिक है तो पूरी राशि खनिज से कितनी एकत्र होती होगी। और जिन जिलों में डीएमएफ फंड है वहाँ पर पहले इसके गलत इस्तेमाल की बहुत सारी शिकायतें हुई है और ऐसे काम हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ खनिज संपदा है वहाँ पे डीएमएफ फंड से चारागाह का निर्माण, हाट बाजार क्लिनिक के लिए वाहन, गोठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटरों के लिए शेड निर्माण, देवगिरी निर्माण के कार्य इस मद से किए जा सकेंगे। जिला खनिज न्यास मद यानी डीएमएफ से हुई गड़बड़ियों को लेकर राज्य का जो ईओडब्ल्यू है वह भी बहुत सारी जांच कर रहा है। खास करके दंतेवाड़ा जैसे ज़िले में जब करोड़ों की गड़बड़ी हुई तो उसकी अलग से अनुगूंज हुई, विधानसभा में भी ये मामला उठा। ये भी आरोप लगा है कि जब कलेक्टर थे तो वो अपने इसको अपनी पॉकेट मनी समझते हैं, इससे वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल बना लिया, कुछ ने बड़े बड़े भवन बना लिए, नगरीय क्षेत्र में भी सौंदर्यीकरण के वो भी हिस्से हुए। ऐसे इलाके जहाँ पर खनिज है, जैसा कहा गया कि अमीर धरती के गरीब लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो खनिज की निधि है, जो ये फंड है डीएमएफ फंड, उसका इस्तेमाल उस क्षेत्र के विकास के लिए होना चाहिए। उसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी हुई है, पर चूँकि कहीं ना कहीं इसमें बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्वार्थ इन्वॉल्व है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे राज्य में चाहे रेत का अवैध उत्खनन हो, चाहे मुरुम का उत्खनन हो, चाहे पत्थरों को निकालने की बात हो या कोयले का उत्खनन हो, इससे बड़े बड़े समूह जुड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इससे जुड़े हैं और उनके हित साधने के लिए कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक जो पार्टी से जुड़े लोग हैं बहुत सारे, उनका भी उनको समर्थन मिलता है क्योंकि उनसे एक बड़े चंदे की राशि उनको प्राप्त होती है। चाहे बीजेपी का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, दोनों हर बार एक दूसरे पे डीएमएफ फंड के अधिकारों को भी लेकर और उसके खर्च को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। कोशिश होगी कि इसका राजनीतिकरण ना हो, इसकी बंदरबाट ना हो और इसके माध्यम से जो खास करके हमारे आदिवासी अंचल है जहाँ पर कि बहुत अपार खनिज संपदा है, वहाँ पर डीएमएफ फंड जो जिसको लेकर एक कल्पना की गई थी वो कल्पना साकार हो और जो अमीर धरती के गरीब लोग हैं उनकी गरीबी दूर हो, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा मिले, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं हों और डीएमएफ फंड की राशि किसी
ऐसे कार्य में खर्च ना हो जो दिखावा के हों, पर उन कार्यों में खर्च हो जो वाकई में वहाँ के गरीब लोग, जो उनका वाजिब हक है, जिस ज़मीन पर वो रहते हैं उस ज़मीन पर बुनियादी सुविधाएं हों, इसका उपयोग शहरी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में ना हो। तो अब देखना है कि आने वाले समय में कलेक्टर गाइडलाइन का किस तरह से पालन करते हैं, सांसद उसमें कितना हस्तक्षेप करते हैं, और सरकार किस तरह से हमारे अपने छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा, जिसमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट, ये सारी जो बहुत प्रचुर मात्रा में है, इसका कितना दोहन करती है, कितना आने वाली पीढ़ी के लिए बचाती है। कहा यह जाता है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय पूरा चीन चीन कर जहाँ जहाँ भी माइनिंग हो सकती थी वो माइनिंग की गई, और धरती में से जो कुछ निकालना संभव हुआ था उसको निकाला गया। पर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी न केवल ज़मीन छोड़ें, जंगल छोड़ें, बल्कि हम उनके लिए वो संपदा भी छोड़ें जो बाद में उनके काम आ सके।